हेलो एंड वेलकम बैक टू डिब्री की क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब मज़े में होंगे, अच्छा कर रहे होंगे और यहाँ तक की क्लासेस आपको समझ आ रही होंगी। मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि मेरी तरीक़ों से जो मैं याद कर रही हूँ जैसे वैसे आपको भी समझ आ रहा होगा और याद भी हो जा रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं और आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। तो आज का हमारा टॉपिक है शरवपुरी डायनेस्टी, जो कि हम कल भी देख रहे थे। और अभी हमने ये जो कुछ दिन से हमारा अभी ठीक से नहीं हो पा रहा है रीजनल डायनेस्टी जब से हमने स्टार्ट किया है, बट आई प्रॉमिस कि जैसे ही मेरा तबीयत सही होता है ना, मैं एक बार अच्छे से इस पर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सारी टॉपिक्स को डिटेल में अच्छे से एक बार फिर से एक्सप्लेन करूँगी। अभी थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं। अभी हम ऊपर से देखेंगे और बाकी का जो पार्ट है उसको हम डिटेल में कुछ दिन में देखते हैं। पर अभी थोड़ा कुछ आइडिया रहे हमारे पास इस टॉपिक के लिए, मतलब जो फैक्ट्स और पॉइंट्स मैं बताऊंगी वही रहेंगे, बट एक्सप्लेनेशन थोड़ा जो अभी ख़राब से हो रहा है, अच्छे से नहीं हो रहा है, ये मेरे को भी पता है। लेकिन मेरी तबीयत सही नहीं है, इस वजह से हो रहा है ऐसा। तो मैं इस टॉपिक को दोबारा से कवर करूँगी, रीजनल डायनेस्टीज़ को। तो शरवपुरी डायनेस्टी हम एक बार फिर से स्टार्टिंग से ही देख लेते हैं। मैं इसको दोबारा से रीजनल डायनेस्टी पूरा कवर करवाऊंगी ना, टेंशन मत लेना। तो द रूलिंग पीरियड ऑफ दिस डायनेस्टी वाज अराउंड 5th to 6th century. फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज शरभराज। कैपिटल में इनका 3 कैपिटल रहता है। इनिशियल कैपिटल वाज शरभपुर एंड अदर कैपिटल्स प्रसन्नपुर और शिरपुर। ठीक है, अब हम इसका ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेंगे। ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। मैंने इस पे हेडिंग नहीं डाला है, भूल गई हूँ मैं, आप ऐड कर लेना। ये उसके फैक्ट्स हैं जो मैं कल बोल रही थी ना कि मैं इसका PDF वीडियो बना के भेजूँगी। मुझे लगा कि आगे के टॉपिक पढ़ाने से बेटर है कि मैं आपको जो इसका PDF नोट है वो भी एक बार बता दूँ, ताकि जो नोट कर रहे हैं उनको इजी पड़े। उनके लिए मैंने ये PDF में फॉर्म में डाल दिया है नोट्स को। तो पहले मैं पॉइंट्स पढ़ लेती हूँ, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन ना मैं लास्ट में सारे पॉइंट का एक साथ कर लेती हूँ। पहले मैं सारे स्लाइड्स में से पढ़ लेती हूँ, ठीक है। The first inscription giving the information about sati practice is Aaron Abhilekh in 510 AD. During Gupta period, there was an invasion of Huns while struggling with Gopraj, a feud. Minister of Gupta ruler Bhanugupta died. After his death, his wife became Sati. In 510 AD, Aiden inscription was issued by Bhanugupta. It is believed that Gopraj, who died struggling with Huns, is the maternal grandfather of Sharabhraj. Other name of this dynasty in Malhar inscription of Vyagraraj, this dynasty has been referred as Amrarikul religion. They were the follower of Vaishnavism. Language, their official language was Sanskrit. State emblem Gajalakshmi. Major rulers. Now we see major rulers. Sharabhraj, founder. Narendra, 2 copper plate from Pipardula. This copper plate, Pipardula and Kurud. Pipardula, this copper plate was issued at the 3rd year of his ruling period. Pipardula is in Sarangarh, Kurud, Dhamtari. This
copper plate was issued at the 24th year of his ruling, which shows demonstrate that his ruling period was long. Written on copper plate, खड़ग धरा जीत भुवे, meaning who conquered the entire world by sword. State currency, along with copper plate, state currency having their state symbol have also been found. Prasanna Matra, next ruler, Prasanna Matra. He founded a city named Prasannapur on the bank of Nidila river, which has been identified by Leelagarh river and Malhar. The Prasannapur is now Malhar. Currencies. He was the first ruler who issued gold coins. He issued gold coins and silver coins on which the symbol related to Vaishnavism, such as Shankh, Chakra, and Garud, were depicted. His currencies coins have been obtained from Cuttack, which is in Odisha in east, to Chanda in Maharashtra in west, which shows that his empire was extensive और vast. तो अब हम इस सारी चीज़ों को समझ लेते हैं कि ये क्या था। और मैंने जैसे बताया कि मैं ये सारा जो भी ये अभी मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से जो मैं अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ, ये सारे डायनेस्टी को मैं एक बार और फिर से इस टॉपिक पे एक अच्छा वीडियो लेके आऊँगी। फॉर दैट मीन टाइम आप इस वीडियो से पढ़िए, ये भी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, समझने के लिए तो हेल्पफुल रहेगा ही। ठीक है, तो हमने शरभपुरी वंश के बारे में कल ही हम देख रहे थे। शरभपुरी वंश का हमने स्टार्ट किया था। तो इसका रूलिंग पीरियड 5th-6th सेंचुरी के अराउंड रहता है। इसके जो फाउंडर रहते हैं वो उसका नाम रहता है शरभराज, और ये पहले रूलर भी रहते हैं शरभराज। ठीक है, ये हम जब मेजर रूलर्स देखेंगे ना, प्रमुख शासक, तब आएगा दोबारा से। तो सबसे पहला रूलर शरभराज रहता है शरभपुरी डायनेस्टी का, और इस डायनेस्टी का नाम शरभपुरी भी शरभराज के नाम पर ही पड़ा, ऐसा मान्यता है। ठीक है, अब इसके कैपिटल जो थे वो 3 कैपिटल थे। पहला जो सबसे इनिशियल कैपिटल था वो तो शरभपुर ही था। फिर बाद में और कैपिटल्स बनते हैं प्रसन्नपुर और सिरपुर। इसकी भी कहानी आगे आते जाएगी और मैं इससे रिलेटेड कहानी आपको बताते जाऊंगी। तो इतना समझ में आया होगा। अब अगला देखते हैं। जो सबसे पहला इंस्क्रिप्शन मिला था ना, जो सती प्रथा के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जो सती प्रथा के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला सबसे पहला जो इंस्क्रिप्शन या अभिलेख मिला, उसका नाम था एरन अभिलेख। ठीक है, और ये कब मिला था? 510 AD का है ये। सॉरी, कब मिला था नहीं, कब का है ये? 510 AD का है। During Gupta period, there was an invasion of Huns while struggling with Kobraj. A feud minister of Gupta ruler Bhanugupta died. कल मैंने इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में एक आपको स्टोरी सुनाई थी, तो बस ये वही स्टोरी को पॉइंट वाइज में बता रही हूँ कि हुआ क्या था। कि जब गुप्ता पीरियड चल रहा था, गुप्ता एरा, तो गुप्तों का एक मंत्री होता है जिसका नाम होता है गोपराज, और उस समय किसका शासन रहता है गुप्तों में? भानुगुप्त का। तो भानुगुप्त के शासन में एक गोपराज नाम का मंत्री रहता है, या सामंत कह लीजिए, मंत्री सामंत। वो अपना जान गंवा देता है क्योंकि हुंड आक्रमण किए रहते हैं। तो इस लड़ाई में वो गोपराज मारा जाता है, और ये सारी मान्यता के अनुसार ये सारी कहानियाँ हैं ना। और उसके मौत के बाद में उसकी वाइफ सती हो जाती है, मतलब सती प्रथा
के बारे में हमको सबसे पहला एरन अभिलेख में ही पता चलता है ना। तो ये आता है सती प्रथा, यहीं पर से हम देख रहे हैं कि गोपराज की जो वाइफ रहती है वो गोपराज के मरने के बाद उनके बॉडी के साथ ही मतलब वो भी आत्मदाह कर लेती हैं। आत्महत्या बोल लो, आत्मदाह बोल लो, वो ख़त्म हो जाती हैं। ठीक, फिर 510 AD का जो एरन इंस्क्रिप्शन है वो भानुगुप्त द्वारा इशू किया गया था। भानुगुप्त ने ही एरन अभिलेख इशू किया था और ऐसा माना जाता है, इट इज़ बिलीव्ड दैट गोपराज who died struggling with horns is the maternal grandfather of शरभराज। वो शरभराज का नाना रहता है, जो गोपराज रहता है ना वो शरभराज का नाना रहता है। और शरभराज कौन? ये शरभपुरी वंश का संस्थापक कह लो, फाउंडर कह लो, कुछ भी जो आपके समझ पड़ता हो। फिर हम देखते हैं इस डायनेस्टी का और क्या क्या नाम था। तो इस डायनेस्टी को अमरार्य कुल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? अमरार्य कुल। इन मल्हार इंस्क्रिप्शन ऑफ व्याघ्रराज, व्याघ्रराज का जो मल्हार इंस्क्रिप्शन था वो इसको अमरार्य कुल बोलता है। तो इसका एक और नाम आप पढ़ेंगे वो है अमरार्य कुल। ये कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे? तो ये वैष्णविज्म फॉलो करते थे। दे वर द फॉलोअर ऑफ वैष्णविज्म। उस समय का इनका रिलीजन क्या था? तो आप बताएंगे कि वो वैष्णविज्म फॉलो करते थे। और जो लैंग्वेज था वो ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत था। स्टेट एम्बलम गजलक्ष्मी का था। ये रीजनल डायनेस्टी है ना छत्तीसगढ़ की। अभी हम नेशनल नहीं पढ़ रहे, नेशनल कंप्लीट हो चुका है, अभी रीजनल स्टार्ट किए हैं और उसमें हम शरभपुरी डायनेस्टी पढ़ रहे हैं जिसका ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत था और रिलीजन वो वैष्णविज्म फॉलो करते थे और उनका स्टेट एम्बलम गजलक्ष्मी का था। फिर हम देखते हैं मेजर रूलर्स। तो मेजर रूलर में पहला आएगा शरभराज, जो कि इसका फाउंडर है। क्या है? शरभराज इस डायनेस्टी का फाउंडर है। हमने पहले देखा सबसे स्टार्टिंग में यही हम पढ़े कि शरभराज के नाम पर ही ये शरभपुरी वंश बना है। और फिर अगला जो आता है नरेंद्र, ये इसका सक्सेसर है। किसका? शरभराज। ये किसका सक्सेसर है? नरेंद्र, शरभराज का। शरभराज का सक्सेसर था नरेंद्र। और इसके 2 कॉपर प्लेट मिले हैं। कॉपर प्लेट यानी ताम्रपत्र। एक मिला है पीपरदुला से और दूसरा मिला है कुरुद, जो कि धमतरी में है। पीपरदुला से जो कॉपर प्लेट मिला है वो इसके रूलिंग पीरियड के 3rd ईयर में इशू किया गया था और पीपरदुला अभी सारंगगढ़ में है। ठीक है, कुरुद के बारे में देख लेते हैं जो कि धमतरी में है। इस कॉपर ये यहाँ से जो कॉपर प्लेट मिला है वो 24th ईयर जब इसका रूलिंग पीरियड का 24 साल बीत गया था ना, 24वें साल में, इसके रूलिंग पीरियड के 24वें साल में ये कॉपर प्लेट इशू किया गया है, जो कि ये दर्शाता है, जो ये बताता है कि इसका जो रूलिंग पीरियड था वो काफ़ी लंबा था। मतलब एक तो 3 साल में मिला रूलिंग के 3rd ईयर में और एक मिलता है 24th ईयर में। 24th ईयर यानी कि 2 दशक लगभग बीत जाते हैं, है ना। काफ़ी लंबा समय होता है 24th ईयर। और उसके बाद में भी इसका रूल मतलब ख़त्म हुआ या नहीं, इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण मेरे पास अभी नहीं है। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है कॉपर प्लेट में? सॉरी, मैं स्लाइड पलटना ही भूल गई थी। तो मेजर रूलर में शरभराज फाउंडर थे। फिर नरेंद्र आते हैं जो कि शरभराज के सक्सेसर थे। 2 इनके कॉपर प्लेट मिलते हैं, एक पीपरदुला से जो कि सारंगगढ़ में है और दूसरा कुरुद से जो कि धमतरी में है। पीपरदुला से मिला हुआ कॉपर प्लेट 3रे साल में इशू किया गया रहता है और
कॉपर प्लेट जो कि कुरुद से मिलता है वो 24वें साल में इशू किया हो गया है। ठीक है, अब क्या लिखा है कॉपर प्लेट में वो हम देखते हैं। खड़ग धरा जीत हुए, इसका मतलब होता है कि तलवार की धार से दुनिया जीतना। ठीक है, और इसका जो स्टेट करेंसी है वो देख लेते हैं। कॉपर प्लेट के साथ इसका स्टेट करेंसी मिला जो कि इसके स्टेट का सिंबल क्या था। स्टेट सिंबल गजलक्ष्मी का था, तो गजलक्ष्मी मतलब स्टेट सिंबल के साथ में इसके यहाँ की करेंसीज भी मिली हैं। ठीक है, तो समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रसन्न मात्र। अब ये अगला रूलर है। सबसे पहला शरभराज, फिर नरेंद्र, फिर अब अगला है प्रसन्न मात्र। He founded a city named प्रसन्नपुर on the bank of निडेला रिवर। अभी तक क्या था, शरभपुरी कैपिटल था। अभी क्या आ गया, प्रसन्न मात्र ने एक नया सिटी का निर्माण बनाते हुए बोलता है कि ये प्रसन्नपुर रहेगा इसका नाम, जो कि निडेला नदी के तट पर था। अभी का एट प्रेजेंट जो प्रसन्नपुर था वो मल्हार से उसको रेफ़र करेंगे, और निडेला नदी को लीलागढ़ नदी भी बोला जाता है। पहचान उसकी लीलागढ़ रिवर से की जाती है। करेंसीज देख लेते हैं। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु इशूड गोल्ड कॉइन्स। तो इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये पहला ऐसा शासक रहता है अपने शासनकाल में जो गोल्ड कॉइन इशू करता है। ठीक है, इसने गोल्ड के साथ में सिल्वर कॉइन्स भी इशू करे थे जिस पे वैष्णविज्म के सिंबल थे। अब वैष्णविज्म के सिंबल क्या क्या थे, शंख चक्र गरुड़ ऐसे ऐसे सिंबल्स बने हुए थे उन गोल्ड कॉइन्स पे और सिल्वर कॉइन्स पे। अब जो इसकी करेंसीज थी, कॉइन्स थे, वो कहाँ कहाँ मिले, वो कटक से मिले जो कि उड़ीसा में है ईस्ट में, और महाराष्ट्र में जो चंदा है ना जगह, वहाँ तक मिले हैं जो कि वेस्ट में। तो ये शो करता है ईस्ट से लेके वेस्ट तक, कटक से लेके चंदा तक, उड़ीसा से महाराष्ट्र तक, ये इस बात को शो करता है कि जो इसका अम्पायर था वो काफ़ी बड़ा था, एक्सटेंसिव था, बहुत वास्ट था। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक बस इतना ही है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम आगे का टॉपिक धीरे धीरे कवर करेंगे यार। अभी तो इतना ही है। सबसे पहले आज हमने देखा शरभपुरी डायनेस्टी। मेरे साथ याद करते चलोगे ना तो इजी रहेगा। शरभपुरी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, शरभराज। उनका कैपिटल क्या था, शरभपुरी। 3 कैपिटल थे, शरभपुरी, प्रसन्नपुर और सिरपुर। ठीक है, प्रसन्नपुर को किसने इस्टेब्लिश करा था, प्रसन्न मात्र। ये थर्ड रूलर था उस रूलिंग पीरियड का, पर हम लाइन से फैक्ट्स देखेंगे तो 3 ये कैपिटल्स थे। ठीक है, उसके बाद में इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने देखा कि इनका रिलेशन जो रहता है वो गुप्ता डायनेस्टी से रहता है। कैसे रहता है कि गुप्ता डायनेस्टी में जो भानुगुप्त रूलर थे उस टाइम के, उनके यहाँ मंत्री या सामंत था जो कि शरभराज का नाना होता है। और ये मंत्री जब उन्होंने आक्रमण किया था तो उस मंत्री की मौत हो गई थी। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। और उसकी वाइफ जो है वो अपने पति के साथ सती हो गई थी। सती प्रथा के बारे में भी हमको इसी वक्त एरन जो अभिलेख है या एरन इंस्क्रिप्शन, उसके द्वारा हमको ये पता चलता है कि सती प्रथा का उस समय भी प्रचलन था। और ये फर्स्ट इंस्क्रिप्शन है
जिससे ये पता चल रहा है। और ये 510 AD में भानुगुप्त द्वारा इशू की गई थी। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कुछ जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं कि ये इस डायनेस्टी का एक और नाम हम देखेंगे जो कि व्याघ्रराज के इंस्क्रिप्शन में मिलता है। क्या नाम रहता है? अमरार्य कुल। इनका रिलीजन क्या बताया गया है? वैष्णविज्म के फॉलोअर रहते हैं ये। इनका ऑफिशियल लैंग्वेज जो रहता है वो संस्कृत रहता है। स्टेट एम्बलम इनका गजलक्ष्मी रहता है। यहाँ के जो प्रमुख शासक रहते हैं या मेजर रूलर, प्रोमिनेंट रूलर, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला तो नाम आएगा शरभ राज का ही, क्योंकि वो फाउंडर थे। उसके बाद नरेंद्र, जिसका 2 कॉपर प्लेट मिलता है, जो कि एक पीपरदुला से मिलता है और कुरुद से मिलता है। और पीपरदुला से मिलने वाला को जो ताम्रपत्र था वो इसके रूलिंग पीरियड के 3रे साल में मिलता है। और उसके बाद जो कुरुद से मिला वो 24वें साल में इशू किया गया था, जिससे पता चलता है कि इसका जो रूल करने का टाइम पीरियड था वो काफ़ी लंबा रहा होगा। 24 साल का था ना, तो काफ़ी एक लंबा पीरियड था, टाइम पीरियड था। तो ये पता चलता है। और उसमें एक चीज़ लिखी रहती है, इसको शायद हमको याद करना पड़े, खड़गधरा जीत भुवे। खड़गधरा जीत भुवे, जिसका मतलब होता है कि तलवार की धार से दुनिया जीतना। उसके बाद इसकी जो स्टेट करेंसी थी वो मिलती है कॉपर प्लेट के साथ साथ में, जिस पे गजलक्ष्मी बना रहता है, क्योंकि वो गजलक्ष्मी क्या है? उनका स्टेट सिंबल है। उसके बाद अगला रूलर हमने पढ़ा जो था प्रसन्न मात्र। इसने एक सिटी का इस्टेब्लिशमेंट करा या फाउंड इसने किया। इसको मिला जो सिटी को, इसने क्या बोला? प्रसन्नपुर बोला। और यही इसका कैपिटल भी होगा। और ये निडला नदी के तट पर था, जो कि अभी का लीलागढ़ रिवर के नाम से पहचान में आता है। और जगह जो प्रसन्नपुर है वो अभी मल्हार उसको बोलते हैं। ठीक है, अरे मल्हार जो जगह है उसको बोलते हैं। फिर हम इसका करेंसी देख रहे थे, तो ये अपने शासनकाल का पहला रूलर था जिसने गोल्ड कॉइन इशू किया था। गोल्ड के साथ साथ सिल्वर कॉइन तो इशू किए ही थे, जिसमें शंख चक्र और गरुड़ बने हुए थे। ठीक है, और इसका एम्पायर काफ़ी दूर तक फैला हुआ था, ईस्ट से लेके वेस्ट तक। बहुत ज़्यादा इसका बड़ा एम्पायर रहा। तो बस इतने ही पॉइंट्स थे आज के, रिकॉल कर लिए। और थैंक यू इतने पेशेंस के साथ मेरा वीडियो देखने के लिए। मुझे पता है आप सबको अभी प्रॉब्लम हो रही होगी, पर आई होप आप सब मेरे साथ थोड़ा एडजस्ट करेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरी तबीयत जैसे जैसे जल्दी ठीक हो जाए। जैसे ही ठीक होती है मैं वीडियोस अपलोड करते जाऊँगी। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।